नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद में जगह न मिलने पर समाजवादी पार्टी के दो प्रमुख घटक जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और केशव देव मौर्य के जो पार्टी है महान दल, इन दोनों ने समाजवादी पार्टी के जो महागठबंधन बना था उससे किनारा कर लिया है। ये एक बड़ी खबर है। साथ ही जो कानपुर में जो हिंसा हुई, नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं, उनके बयान को लेकर जो बवाल हुआ, जो कानपुर में हिंसा हुई, पुलिस ने अब तक की छानबीन में कई ऐसे तथ्यों की तरफ इशारा किया है कि करोड़ों रुपए विदेशों से फंडिंग किए जा रहे थे एक तरीके से भारत में और उन संवेदनशील शहरों में अस्थिरता फैलाने के लिए। बात मंथन में किसानों के एमएसपी की होगी और बात हम करेंगे उन लोगों की जिन्हें धर्म के नाम पर उत्पीड़ित परेशान किया जा रहा है और इसकी वजह से हमारे देश की छवि को धक्का जरूर लग रहा है। दरार बहुत सटीक शीर्षक है। आज मंथन का ये ओपनिंग शीर्षक बहुत सटीक है। समाजवादी पार्टी का जो महागठबंधन बना था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और छोटे दल जो हैं, छोटा 1% 2% जो वोट बैंक है, एक बड़ा चंक बना था। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी एक अच्छे खासे नंबर 100 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन क्रॉस कर पाया। ये छोटे दल और इनके वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें हैं उन पर चुनाव होने जा रहा है और इन चुनावों को लेकर पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन में साफ तौर पर दरार देखी जा रही है। सपा के सहयोगी सुहेल देव समाज पार्टी, सुभाषपा, महान दल एक सीट के लिए दबाव बना रहे थे और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी चाह रही थी कि उसका कोई नुमाइंदा विधान परिषद चला जाए, लेकिन इन तीनों को कामयाबी नहीं मिली और अब एमएलसी प्रत्याशियों का जो चुनाव है वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा नज़र आने लगा है। यूपी विधान परिषद का जो ये पूरा सीन है, ये समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया। इनमें 2 समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि मोहम्मद आजम खां के बेहद करीबी हैं और यही वजह है कि अब्दुल्ला आजम नामांकन में अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां खड़े थे। पार्टी की ओर से तय किए गए उम्मीदवारों में स्वामी प्रसाद मौर्य, करहल के पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव के पुत्र मुकुल सिंह यादव शामिल हैं। करहल की सीट सोबरन सिंह ने अखिलेश यादव के लिए छोड़ी थी और ये वादा किया था कि सोबरन को अखिलेश यादव विधान परिषद भेजेंगे, लेकिन सोबरन ने खुद विधान परिषद न जाकर अपने बेटे को विधान परिषद भिजवा दिया और भविष्य में जो राजनीति का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है ना, वो बड़ी आसानी से कर लिया। अब कोई भी चुनाव अगर आगे होगा तो मुकुल सिंह यादव सोबरन की जगह इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा सहारनपुर से शहनवाज खान सब्बू व सीतापुर से जास्मीन अंसारी का नाम भी शामिल है। विधान परिषद में न भेजे जाने से नाराज महान दल के अध्यक्ष केशव प्रसाद नहीं बल्कि केशव देव मौर्य ये भी हैं, मौर्य वो भी, केशव ये भी हैं, केवल वो प्रसाद हैं और ये देव हैं। तो केशव देव मौर्य ने तो बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि दबाव डालने वालों को अखिलेश यादव विधान परिषद और राज्यसभा भेज रहे हैं। जब सपा को मेरी जरूरत ही नहीं तो फिर गठबंधन
कि क्या मायने, गठबंधन का क्या फ़ायदा, ये बहुत बड़े सवाल उठाए हैं केशव देव मौर्य ने। केशव देव ने कहा कि अखिलेश यादव चाटुकारों से घिरे हैं। वही बातें हैं जो सब लोग कहते हैं जब साथ छोड़ते हैं, सारे नेताओं के लगभग एक से बयान होते हैं। केशव देव मौर्य ने भी यही बात कही कि चाटुकारों से घिरे हुए हैं। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य को तरजीह दिए जाने के कारण वो काफ़ी दिनों से चुनाव के दरमियान से ही वो पीड़ित नजर आ रहे थे केशव देव मौर्य। उनका मानना था कि भाई मौर्य साम्राज्य को लेकर ये झगड़ा समाजवादी पार्टी के अंदर भी चल रहा था कि भाई बड़ा मौर्य कौन। तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनको विधान परिषद भेजकर ये तो तय कर दिया कि बड़े मौर्य स्वामी प्रसाद ही हैं। अब ये बात मुश्किल से पचने वाली थी और पची भी नहीं। यही वजह थी कि केशव देव मौर्य ने आज ऐलान कर दिया, बरेली में ऐलान किया, आगरा और आगरा, एटा, मैनपुरी का कुछ इलाका, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये पूरा इलाका महान दल के प्रभाव वाला है। और महान दल का ठीक ठाक यहाँ माना जाता है कि ठीक ठाक लोग हैं महान दल के, और वो किसी भी दल के साथ जाते हैं तो उस दल की ताकत बढ़ती है। हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान ने आगरा में इस केशव देव मौर्य से खास बातचीत की। बड़ी अहम है बातचीत, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे महान दल के नेता केशव देव जी हमारे साथ हैं। आज समाजवादी पार्टी से वो नाराज हैं, वो क्यों नाराज हैं उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए क्या नाराजगी है? नहीं, मेरी कोई नाराजगी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। केवल मैं दुखी हूँ कि 2 साल से गठबंधन में था मैं। सबसे पहला गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ महान दल का हुआ था और मैंने नारा दिया था महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना है, और मैंने अथक प्रयास किया और त्याग भी किया, लेकिन मैं अखिलेश जी की नज़र में, अखिलेश जी के दिल में जगह नहीं बना पाया। और अखिलेश जी ने कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे तवज्जो नहीं दिया, चाहे वो रैली रही हो, चाहे वो सीटों का मामला रहा हो, चाहे अब चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जिस प्रकार और लोगों को सम्मान दे रहे हैं, जिस प्रकार वो लोग और लोगों को जिस प्रकार तवज्जो दे रहे हैं या पद दे रहे हैं, महान दल को उन्होंने नहीं पूछा और ना हमें विश्वास में लिया। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में अब मेरे लिए जगह नहीं है, और अगर जगह नहीं है तो अकेले ताली नहीं बजाई जा सकती। इसलिए मैंने अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया, अपनों को भी मुक्त कर दिया। अखिलेश जी भी मुझे बोझ समझते हैं, उनको भी मुक्त कर दिया। कहा जा रहा है कि एमएलसी की टिकट आपने मांगी थी, टिकट ना मिलने से आप नाराज हैं, ये बात कितनी? बिल्कुल सही है। मैंने एमएलसी का पद मांगा था क्योंकि मैंने विधानसभा 2022 के चुनाव में सबसे ज़्यादा त्याग किया था। महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। आज भी आगरा में, कासगंज में, मैनपुरी में, बदायूं में, फरुखाबाद में दीवारों पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। महान दल के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी। आगे का जो क्या आपका रूपरेखा रहेगी? 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से तमाम जो समाजवादी पार्टी से लोग टूटकर भाजपा में शामिल होंगे, क्या आप भी भाजपा का? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, न मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पसंद करता हूं। धर्म के नाम पर इंसानों में भेदभाव, धर्म के नाम पर इंसानों के साथ अत्याचार, अन्याय, ये राजनीति नहीं है। मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं बाबा साहब के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। बाबा साहब के संविधान की जहाँ धज्जी उड़ रही हो उस भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को करने के लिए नहीं जा सकता मैं। कहाँ माना जाए, किधर आपके संकेत रहेंगे 2024? नहीं, अभी कोई संकेत नहीं है, अभी बहुत जल्दी है। अभी मैंने अपने आप को मुक्त किया है। अभी 2 साल से मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, उनका साथ मेरे साथ था। अब मैं उनसे बंधा हुआ था, कोई भी बात बिना उनके मर्जी की मैंने नहीं कही। उनके पसंद नापसंद का ख्याल तक किया कि उन्हें क्या पसंद होगा, नापसंद होगा, उस बात का ख्याल रखा। चुनाव में उन्हें असहज स्थिति न पैदा हो, इसलिए मैंने सीट मांगने के लिए दबाव भी नहीं बनाया। उन्होंने 8 सीट कह के 2 सीट दिया, फिर भी मैं चुप रहा। उन्होंने मेरे साथ उदासीनता का व्यवहार किया, उपेक्षा किया, फिर भी मैं नहीं बोला, तो मैं शांत रहा। लेकिन आज मैंने अपने आप को, जब पानी सर के ऊपर चला गया, तो मैंने अपने आप को अलग कर लिया कि जहाँ मेरी जगह ही नहीं है, जहाँ मुझे सम्मान ही नहीं है, मैं उसके साथ कितना दिन रिश्ता चला सकता हूँ। इसलिए मैं आज दुखी होकर
अखिलेश यादव जी से अपने आप को अलग कर रहा हूँ। बाकी अखिलेश जी बेहतरीन नेता हैं, अपने हिसाब से वो राजनीति करेंगे। मैं चाहता था मैं उनकी मदद करूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मैं अपने आप को अलग कर लिया हूँ। तो साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है केशवदेव जी के मन में कि वो अपनी नाराज़गी थी और उन्होंने अपने आप को आज मुक्त किया है। और फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में महादल का कहाँ समर्थन होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। अजिंदर चौहान, के न्यूज़, आगरा। समाजवादी केशवदेव मौर्य ने साफ कह दिया कि भाई अखिलेश यादव को हमारी ज़रूरत ही नहीं। जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों गले पड़े रहें? गले पड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मजबूरी में गले पड़े लोग ढोल बजाते हैं। लेकिन केशवदेव मौर्य कह रहे हैं कि वो इस तरीके के नेता है नहीं। एक बात उन्होंने साफ कर दी, बहुत सारी बातें कही कि भाई लोगों में नफरत पैदा करती है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को लड़ाती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ऐसे दल में तो मैं कतई नहीं जाऊंगा। ये कहा है बड़ी मजबूती के साथ, खुद को बाबा साहब का अनुयायी बता रहे हैं केशवदेव मौर्य। अब उनके पास विकल्प ही क्या बचा? बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। इन दलों के साथ जाने के, अपने महान दल का वो वजूद कायम रखेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन ये राजनीति है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हार्दिक पटेल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गरियाया, और अब उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गुणगान कर रहे हैं। तो ये राजनीति है, इसलिए इसमें बातों का यकीन बहुत मैं करता नहीं हूँ। केशवदेव मौर्य एक अच्छे नेता हैं और अपने सामाजिक ताने बाने के तहत, अपने सामाजिक जो उनका काम है, सामाजिक अपने समाज के दम पर मजबूती के साथ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रभावी हैं। इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं, बल्कि ब्रज क्षेत्र अगर कहें तो ज़्यादा मुफीद होगा। अब इस पर नामांकन, एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन कराने अखिलेश यादव गए थे। उसके बाद पत्रकारों ने उन्हें घेरा। वो तस्वीरें हैं विधानसभा के सेंट्रल हॉल की, जहां नामांकन हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, बाकी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के बाद जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा तो उनका जवाब सुनिए। समाजवादी पार्टी के सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं पार्टी के विधायकों को धन्यवाद देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो दोनों सदनों में और सदन में समय समय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं। हमें खुशी है कि जनता की आवाज को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। मैं चारों लोगों को बधाई देना चाहता हूं और सहयोगियों को आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे सबको साथ लेके। अखिलेश यादव ने पुरजोर वकालत की केशव प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बार बार केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा। आज उन्होंने एक बयान दिया है, इसलिए बार बार उनकी याद आ रही है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि भाई सभी को धन्यवाद, और इस बयान के आखिरी हिस्से में शायद हमारे सहयोगी चूक गए वो बात सुनाना, क्योंकि इस बयान के आखिरी हिस्से में जब उनसे सवाल किया गया कि केशवदेव मौर्य क्या नाराज हैं आपसे, या आपके साथी गठबंधन एक एक करके तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में सबका ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। इतना कह के अखिलेश यादव आगे बढ़ गए। अब अनार 4 और बीमार 44, ये वाली स्थिति थी कि सीटें समाजवादी पार्टी विधानसभा के जो विधायकों की संख्या है उसके मुताबिक 4 एमएलसी ही वो भेज सकती है, और उसमें मुस्लिम, यादव, ओबीसी भेज दिया। एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुस्लिम, यादव और ओबीसी का बना दिया कि भाई मौर्य भी चले गए, यादव जी भी चले गए, मुसलमान चले गए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की और मुस्लिमों को ठीक ठाक भागीदारी इसमें दी गई। सहारनपुर, सीतापुर दोनों जगह से जो नेता विधान परिषद में भेजे गए हैं वो आजम खां के बेहद करीबी माने जाते हैं,
और आजम खान ने निश्चित तौर पर, चाहे वो लोकसभा की प्रत्याशिता का मसला रहो, मोहम्मद जो असीम वहाँ से रामपुर से प्रत्याशी बने हैं, या फिर ये एमएलसी के चुनाव में जो 2 प्रत्याशियों को विधान परिषद भेजवाने का काम निश्चित तौर पर आजम खान ने किया है। और ये आजम खान के राजनीतिक कद और राजनीतिक रसूख का अपने आप में एक ताज़ा तरीन उदाहरण है, इसमें कहीं कोई किंचित मात्र संदेह नहीं। तो अब इन स्थितियों, आजम खान की बहुत सारी बातें, 2 एमएलसी भेज दिए, आजम के कहने पर रामपुर का टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने, और तमाम जगह आजम खान का दखल पहले ही जैसा दिख रहा है। तो इसका सीधे मतलब है कि अखिलेश यादव आजम खान को समाजवादी पार्टी से किसी भी सूरत में अलग नहीं होने देना चाहते। जो शिवपाल यादव ने कोशिश की थी जेल में रहते हुए आजम खान से, जब वो मिले थे जाके, तो ऐसा लगने लगा था एक वक्त कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, शिवपाल के साथ कोई गठबंधन, कोई गुणागणित लगाएंगे, या फिर एक बहुत बड़ा धड़ा ये भी कह रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी जाएंगे। लेकिन दोनों बातों को एक तरीके से अखिलेश यादव ने अपने रणनीतिक और राजनीतिक कौशल से निर्मूल साबित कर दिया। वो दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में जब आजम खान थे तो उनसे जाके मिले भी, 3.5 घंटे तक विचार विमर्श किया, पुरानी बातें। जाहिर सी बात है, अंदर आजम खान उम्र में बहुत बड़े हैं, उनके पिता के साथ ही रहे हैं, तो कुछ ऐसे अवसर भी आए होंगे जिसमें अखिलेश यादव ने मुस्करा के अपनी गलती मान ली होगी। हम लोग तो यही मानते हैं। और आजम खान चूँकि बहुत परिवार से जुड़े हैं और नेताजी का बड़ा सम्मान करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद तो बेहतर विकल्प समाजवादी पार्टी है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं किसी भी दल के नेता के लिए। ये पूरा प्रकरण अब जो सबसे बड़ा संकट समाजवादी पार्टी के सामने दिख रहा है कि भाई, एक वो कहते हैं ना कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए वाली स्थिति है। तो अब इधर जैसे ही आजम खान का प्रभुत्व पार्टी में दिखने लगा, तो जो पार्टी में जुड़े जो नेता थे, जो छोटे छोटे कुनबे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स, चाहे वो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान हो, चाहे महान दल के केशव देव मौर्य हों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हों। ओम प्रकाश राजभर को खैर ठीक ठाक सीटें मिली और वो उनके विधायकों की संख्या भी अन्य के मुकाबले ठीक ठाक है। केशव देव मौर्य अभी कह रहे थे कि भाई उन्होंने मांगी थी एमएलसी की सीट, लेकिन उन्होंने नहीं दी। संजय चौहान भी ये बात लगातार कह रहे थे। अब वो पता नहीं, अचानक संजय चौहान को हमारे साथ अभी जोड़ना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के। ये तस्वीरें संजय चौहान की हैं। कुछ पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की थी और हमसे उन्होंने वादा किया था कि हम आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ बातें करेंगे। ऐसा खबर आ रही थी कि संजय चौहान भी नाराज हैं और वो भी एक तरीके से किनारा करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई पुड़िया मध्य उत्तर प्रदेश में कहा जाता है ना, कोई पुड़िया पकड़ा दी है अखिलेश यादव ने। ऐसा लग रहा कोई पुड़िया पकड़ा दी है, अब खोलते रहिए उसको। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई पुड़िया संजय चौहान को मिल गई है, इस वजह से वो अब मीडिया के सामने आकर कुछ नहीं कहना चाहते। खैर भाई, ये तो अपना विवेक है और अपना निर्णय है। अगर कोई आता है तो हमारा मंच है कि हम लोग सबकी बात रखें। तो जाहिर सी बात है कि ये दरार थोड़ा मुश्किल लग रही है, क्योंकि अगर ओबीसी अखिलेश यादव से छिटका, जो कि ये गैर यादव जो जितना ओबीसी है ना, जैसे चौहान हो गए, जो पूर्वांचल में संजय चौहान की पार्टी, उसमें लोनिया बिरादरी के तमाम लोगों का एक अच्छा खासा असर है। और संजय चौहान चंदौली से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से महेंद्रनाथ पांडे से चुनाव हारे थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो। तो जाहिर सी बात, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव आ रहा हो, उनको लग रहा हो कि भाई इस बार जोर है पार्टी का, हो सकता है कि लोकसभा पहुंच जाए, इसलिए ज़्यादा बयाना मत लो। तो मुझे लगता है यही वजह होगी। अब दरार पाटना अखिलेश यादव का काम है, वो पाट भी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुश्किलें पैदा कर रही है। इसको लेकर तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं। कानपुर हिंसा की जांच
जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं या पर्दाफाश हो रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जफर हयात हाशमी का विदेशी फंडिंग कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हयात जफर हाशमी और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी, इसके सबूत पुलिस ने एकत्र किए हैं। सूत्रों की माने तो हयात जफर हाशमी के बैंक खातों से 47 करोड़ 68 लाख रुपयों का लेन देन हो चुका है। बहुत बड़ी रकम है ये, बहुत बड़ी रकम है। हयात जफर हाशमी क्या करते हैं? कोई इतने बड़े उद्योगपति नहीं कि भाई 48-49 करोड़ रुपया आप इधर उधर कर रहे हैं, टर्नओवर कर रहे हैं, क्या हैं आप? तो इसीलिए हम लेकर आए हैं कि हिंसा में विदेशी फंडिंग, इसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो इस तरह की हिंसा, इस तरह की घटनाएं या इस तरीके की चीजों को लेकर एक अलग तरीके से जनमत तैयार करना, एक अपने मुताबिक या जो दूर लोग बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, उनके मुताबिक लोगों को का माइंडसेट तैयार करने के लिए फंडिंग की गई। ये बहुत सारे बिंदु जांच के लिए सामने हैं। लेकिन मेरा यही सवाल है कि हयात जफर हाशमी एक नॉर्मल आदमी है, एक राशन का कंट्रोल चलाते हैं वो, और वर्षों से ये कंट्रोल उनके पास था। तो राशन का कोटा चलाने वाला व्यक्ति 47, 48, 49, 50 करोड़ रुपया क्यों इधर उधर कर रहा है? कहां से पैसे आ रहे हैं? अभी इस पर पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो खबरें आई कि बाबूपुरवा कानपुर का जो इलाका है वहाँ के 2 बैंकों से लेन देन हुआ है। जो इनका एसोसिएशन है, जौहर फाइनेंस एसोसिएशन, उसकी जो सहयोगी 2 संस्थाएं हैं, उनके जरिए कोई लेन देन हुआ है। पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा की टीम है वो जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, जितनी भी एजेंसियां हैं इस फंडिंग को लेकर जांच कर रही हैं। हयात जफर हाशमी, जावेद समेत 4 लोगों को 3 दिन पूर्व लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। आज उनको पेशी पर लाना था। पेशी पर लाने के बाद जो कानपुर की पुलिस है, एसआईटी है, वो इन 4 को 14 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ करना था। लेकिन सारी तैयारियां हो गई थी, कानपुर कोर्ट में पुलिस तैनात कर दी गई, सब कुछ हो गया। ये हो रहा था कि अभी 4 अभियुक्तों को लाया जाएगा, फिर अचानक ये बताया गया कि कुछ कागजी खाना पूरी रह गई थी, इसलिए आज पुलिस ने कोर्ट से मोहलत ले ली और उनको पेश नहीं किया है। तो अब ये पेशी हो सकता कल हो या फिर हो सकता आगे हो। लेकिन जो इसी बीच ये जानकारी आई कि विदेशी जो फंडिंग है उसको लेकर जल्द ही ईडी भी इसकी जांच करने जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जल्द ही इसकी जांच कर सकता है। जौहर फाइनेंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को 2019 से विदेशी फंडिंग हो रही है। पता नहीं कैसे संस्था बना के लोग, अगर भारत में एक आम आदमी एक एनजीओ बनाए और वो वास्तव में लोगों की मदद के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, 1 रुपया कोई उन्हें नहीं दे रहा, वो संघर्ष कर रहे हैं, गरीबियों की मदद कर रहे हैं, लोगों की आंखें ठीक करा रहे हैं, लोगों का इलाज करा रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा। अब हयात जफर हाशमी पे क्यों करम इतना है, ये तो जांच में पता चलेगा। 2019 से विदेशी फंडिंग हो रही है, यहाँ देश में 1 रुपया 1 टका कोई देने को तैयार नहीं, विदेशों से पैसा आ रहा। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो बाबूपुरवा इलाके की निजी बैंकों में खाता खोला गया था, जिसका अकाउंट नंबर सामने है, वो हमारे सामने है, लेकिन मैं अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं इस अकाउंट नंबर को आपके सामने, दर्शकों के सामने नहीं रख सकता। ये गोपनीयता है और हमारी पत्रकारिता के कुछ वसूल भी हैं, और ये बताया जा रहा है, इसके कुछ डिटेल्स हम बता सकते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर हम कतई नहीं बताएंगे जब तक जांच में ये पुष्टि नहीं हो जाएगी कि ये इसमें क्या क्या मसला है, और जब तक इस पर पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा। लेकिन एक मोटे आंकड़े के मुताबिक इस अकाउंट में 30 जुलाई 2019 में 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए थे। इसके बाद ये कोई ऐसा नहीं कि कोई दुर्गेन चौहान के न्यूज कोई जांच अधिकारी है जो हम फटाफट आपको बताए जा रहे हैं कोई भी आंकड़े ना। अब तक की छानबीन में आया, पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन छानबीन एजेंसियों की है, हमारी कोई छानबीन नहीं है। तो इसके बाद सितंबर 2021 में 98 लाख रुपया
एक साथ निकाले गए। अब ये पैसे कहाँ खर्च किए गए, किसको दिए गए, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। 98 लाख रुपए एक साथ निकाल कर कहाँ खर्च किए गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये विदेशी फंडिंग के सबूत के साफ और स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं और इसमें कहीं भी कोई संदेह मुझे नजर आता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बेहद गंभीर विषय है, गंभीर मसला है और हमारे तमाम सहयोगी जो कानपुर में रिपोर्टिंग कर रहे थे वो लगातार इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और वो चीज़ों को कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। ये दो तस्वीरें हैं, एक गोंडा की है, एक कानपुर की है। अब कानपुर में एक युवक है जो खुद को हिंदू संगठन का कर्ता धर्ता बताता है और हिंदुओं का ठेकेदार बन गया है। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार फुटपाथ पर हमेशा की तरह दुकान लगाने जब पहुंचे तो उसने इतनी कटी जली सुनाई, उन्हें धमकाया कि भाई हिंदुओं पर पत्थर चलवाते हो और यहाँ दुकान लगाते हो। इस तरीके की चीज़ें, ये जहर जो है ना हिंदू मुस्लिम का, ये नीचे तक आ रहा है। इसी तरह दूसरी तस्वीर गोंडा की है जहाँ फकीर, अब फकीर के पास होगा क्या, भिक्षावृत्ति करके ही, वो फकीर के पास तो कुछ होता नहीं, वो तो मांग कर खाता है। जैसे आप देखिए कि तमाम साधु संत निकलते हैं, भिक्षा उनके यहाँ विधान है, भिक्षा मांगकर ही खाते। उसी तरह फकीर भी दो रोटी का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ा। हमेशा हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे गांव में फकीर आते थे, लोग इज्जत के साथ उन्हें जो बन पड़ता था वो देते थे। लेकिन अब इस जो हिंदू मुस्लिम का जो जहर बोया जा रहा है उसकी फसल गांवों तक काट कर पहुंच रही है। अब ये देखिए, ये युवक इन्हें धमका रहा है, उठक बैठक लगवा रहा है, इनका आधार कार्ड मांग रहा है। ये तस्वीरें एक अलग तरीके के हिंदुस्तान के संकेत दे रही हैं और दुखद भी हैं। और कुछ लोग जो मॉडरेट लोग हैं, जो उस तरीके के लोग हैं, वो मना भी कर रहे हैं, तो वो युवक उन्हीं को धक्के देकर और डंडा दिखाकर भगा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि गांव में सारे लोग एक ही मिजाज के हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों का अगर एम्बियंस सुनाया जा सके तो मुझे लगता सुनना ना चाहिए। अरे आतंकवाद अभी कानपुर में परसों उतना पत्थरबाजी की ही नहीं कि पूरा मारी नहीं, सब मिटाए दी नहीं। अब मार साले है पहुंचाए जब तो है। चुप रहो, एक मिनट चुप रहो, शांत रहो। नहीं तो ये जाए ना जो साले आतंकवादी हो आया है। क्या नाम है तार? दूर हो पहले और दूर हो पहले। क्या नाम है तार? और क्या नाम है? तेरे बाप के क्या नाम है? बताओ। घीसन कहाँ रहा तो? आधार दिखाओ। नहीं लाएंगे, भुलाएंगे। मार साले आधार कहाँ है? कहाँ नहीं क्या आधार? कहाँ नहीं क्या आधार? कहाँ नहीं क्या? गलती ना होई तो आपने सुना कि किस तरीके से उठक बैठक लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कहो कि गलती ना हुई। ये तस्वीर गोंडा की है। कौन सी गलती कर दी इन फकीरों ने? दो रोटी का आटा ही तो मांगने आ गए थे। अब हालात ये हो रहे हैं ना कि अगर कोई मॉडरेट, कोई समझदार व्यक्ति अगर ऐसे युवकों को रोकता है ना तो उसी को लाठी दिखाते हैं। खैर, जब तक ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं होगी, दो चार लोग बहुत सख्ती के साथ में अंदर नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला। इस पर सख्ती करनी होगी और डर इस बात का भी है हमें कि कहीं देर ना हो जाए। अब हम एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं कि मुझे इस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, वो इस बात को की गवाही दे रहे हैं कि साजिश तो बड़ी थी। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
मेरा वॉलेट? अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो? वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहाँ से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से? मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साजिश बड़ी। हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि ये साजिश थोड़ा बड़ी थी। कानपुर के अलावा उन्नाव, फतेहपुर, फरकाबाद, आसपास भी एक तरीके से एक अलग तरीके का ताना बाना बुना गया था और बंद के नाम पर ही। ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये उन्नाव में इस तरीके के पोस्टर लगे थे जो कानपुर का बिल्कुल सटा हुआ। कानपुर से यूं कहें कि उन्नाव के बहुत सारे लोग कानपुर रोज आते जाते हैं अपने काम धंधे के लिए। और जो कानपुर में बवाल हुआ उसमें भी उन्नाव जिले के शुक्लागंज के कई लोग पकड़े भी गए। और ये भी खबर आई खुफिया एजेंसियों के पास कि उन्नाव, फतेहपुर आसपास या कानपुर देहात आसपास से लोगों को बुलाया गया था जुमे के नमाज के वक्त। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये साजिश बड़ी थी और उस तरीके से ये अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। उन्नाव में जो पोस्टर कई जगह लगा हुआ नजर आया, उसमें भी आह्वान किया गया था कि पैगंबर साहब का जो अपमान हुआ है उसमें आप लोग 10 तारीख को अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखें। उन्नाव में पोस्टर लगाकर हिंसा की साजिश की गई। सदर कोतवाली, उन्नाव का जो उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में ये पोस्टर लगा मिला और पुलिस ने इसको हटाया। कई पोस्टर लगे थे लेकिन कानपुर हिंसा के बाद उन्हें आनन फानन हटाया गया, लेकिन ये पोस्टर छूट गया था। खुफिया विभाग समेत पूरी टीम एक तरीके से एक्टिव हुई। जिलाधिकारी ने भी इसको संज्ञान में लिया और एजेंसियों को तत्काल जिले की तासीर और टेम्परेचर परखने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर जांच पड़ताल तेज हो गई। जहां पोस्टर लगा है वहां ज्यादातर हिंदू आबादी, यानी हिंदू ज्यादातर उस इलाके में रहते हैं, हिंदू परिवार रहते हैं। क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो एक तरीके से खराब हैं। इस वजह से पोस्टर लगाने वालों की तस्वीर कैद नहीं हो सकी उन कैमरे में। अब कैमरे क्यों खराब हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। इस्लामिक स्कॉलर फैज हसन सफ़ी ने एक वीडियो जारी किया। सफ़ी का नाम इस पूरे प्रकरण में आ रहा था, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया।
सफ़ी ने के न्यूज़ से कहा कि वो इस वक्त उन्नाव से बाहर हैं, कहीं यात्रा पर हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई आह्वान बाजार बंदी का नहीं किया था। इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, अपील की है कि शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने दिलो दिमाग को ठीक रखें। उन्होंने कहा कि ना हमने और ना किसी भी मुस्लिम संगठन ने इस तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही मार्केट बंद करने के लिए कहा है। यह किसी की शरारत है और शरारती तत्वों का ये काम खुले तौर पर नजर आता है। इस्लामिक स्कॉलर फैज हसन सफ़ी ने क्या अपने संदेश में कहा, वो पहले आपको सुनाते हैं। अभी मैं झारखंड के सफर पे हूँ और कुछ बड़े अधिकारियों से उन्नाव में बात हुई तो उन्होंने अवगत कराया कि उन्नाव के अंदर कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाए गए हैं जिसमें फ्राइडे के दिन मार्केट बंद करने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि किसी भी मुस्लिम संगठन की तरफ से उन्नाव के न हमारे और न किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट किया गया है मार्केट बंद करने का। ये किसी ने शरारत करी है, शरारती तत्वों का ये काम है और पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि इस पे कतई ध्यान मत दीजिए। आप जिस तरीके से कारोबार रोज करते वैसे करिएगा और ये पोस्टर्स लगा करके किसी ने आपसी सौहार्द को और गंगा जमनी तहजीब को जो है वो खराब करने की कोशिश करी है, मगर ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये हम सबका उन्नाव है और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबके ऊपर लाजमी है ये कि हम इसके हर चीज का ख्याल रखें। अब सब सफ़ी मोहतरम में तो ये अपील कर दी कि भाई ये हमने या किसी मुस्लिम संगठन ने, जिम्मेदार लोगों ने इस तरीके कोई आह्वान नहीं किया है कि 10 तारीख को अपनी दुकानें बंद रखें। पैगंबर साहब का जो अपमान हुआ है उसके खिलाफ ये किसी की शरारत है और उन्होंने उन्नाव के लोगों से अपील की है। ये भी खबर है कि उन्नाव के डीएम ने सफ़ी से खुद बात की है तो उन्होंने इससे किसी भी प्रकार की बंदी से अनभिज्ञता जाहिर की है और उन्होंने लोगों से अपील भी जारी की है। वीडियो उनका सोशल मीडिया पर है कि भाई आप लोग शांत रहें। उन्नाव को वहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है, इसलिए उन्नाव की तासीर को ठीक रखें, उन्नाव के माहौल को ठीक रखें। उन्नाव से हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ गए हैं। अरुण, ये क्या किस तरीके का माहौल उन्नाव में भी है और आसपास के ज़िलों में भी नज़र आ रहा? मुझे ऐसा लग रहा कि कानपुर के अलावा भी एक साथ कई जगह इस तरीके की हरकत, हिंसा या बवाल करने की एक साजिश थी। इसका मतलब ये साजिश केवल कानपुर तक नहीं थी, ये साजिश बड़ी थी। अरुण, बिल्कुल साजिश बड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से शरारती तत्वों द्वारा ये किया गया कि हिंदू मोहल्ले में पोस्टर लगाया गया। पहली बात कि हिंदू मोहल्ले में पोस्टर क्यों लगाया गया, इसका मतलब है कि इसमें हिंदुओं को उकसाना था और मुसलमानों को अगर इनको कुछ करना ही था तो मुस्लिम मोहल्ले में करना चाहिए था, तो वहां से हटके हिंदू मोहल्ले में किया, इसलिए कि कोई न कोई इसमें आगे बढ़े और कुछ न कुछ हो, कोई न कोई घटना हो। ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश थी। लेकिन जो जिला प्रशासन है, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने जैसे ही सूचना मिली उसके बाद वो सक्रिय होते हैं, पुलिस सक्रिय होती है। लगातार मोहल्ले मोहल्ले पुलिस अपना मार्च शुरू कर देती है और जो सबसे बड़ी चीज करते हैं हमारे जिलाधिकारी, उन्नाव जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, इन्होंने तत्काल शांति समिति की बैठक बुलाई और उन्नाव शहर के साथ में शुक्लागंज के धर्मगुरुओं को बुलाया, उनसे चर्चा की, साथ ही इसके लिए अपील भी की कि जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए उन्नाव जाना जाता है, इसको लगातार कायम रखा जाए और इस तरीके से कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात सामने ना आए जिससे हमारा माहौल बिगड़े और इसका दुष्परिणाम उन्नाव झेले। हालांकि कहीं ना कहीं जो इस तरीके की बात थी वो लोगों की समझ में आई और एक तरफ से जो भी धर्मगुरु बैठक में पहुंचे थे उन्होंने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि इस तरीके की कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं है, जो भी मामला है वो शरारती तत्वों का है, क्योंकि किसी के भी द्वारा किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं की गई है और अपील को खारिज किया गया है, अपील पर ध्यान न देने की बात की गई है। हालांकि एक चीज जरूर है
कि जिस हिंदू मोहल्ले में ये पोस्टर लगा मिला, पुलिस ने जब सक्रियता दिखाई तो पुलिस को सिर्फ एक ही पोस्टर मिला। उसके पहले कितने पोस्टर लगे थे और वो पोस्टर कहां गए, इस चीज की जानकारी किसी के पास नहीं है। जो एक पोस्टर मिला उसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। एलआईयू खुफिया के साथ में पुलिस सक्रिय है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और जांच के निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी अरुण, उन्नाव के कलेक्टर और वहां के पुलिस अधीक्षक को बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और वहां के धर्मगुरुओं को भी बहुत बधाई कि कम से कम उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया और बनाए रखा कि कम से कम उन्नाव की जो तहजीब है, जो वहाँ की तासीर है, वो वहाँ के मुताबिक ही रहे। ये बहुत बेहतरीन काम किया है कि तत्काल वहाँ के डीएम ने शांति समिति की बैठक बुलाई और सबको इकट्ठा करके जो भी फितूर लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे उसको एक तरीके से दूर किया। एक अहम सवाल अरुण ये है कि जिन इलाकों में ये पोस्टर लगे वहाँ ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो ख़राब हैं। इसके पीछे किस तरीके की कोई साजिश हो सकती है, या एक सामान्य तौर पर खराबी है, लापरवाही है लोगों की, या लोगों का जो केयरलेस मिस्टेक होती है कि हम अपने घर में कैमरे लगा देते हैं और फिर चिंता नहीं करते कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अरुण, एक्चुअली होता क्या है कि कैमरे लगाते समय लोग जो बजट होता है उसको आसानी से खर्च कर लेते हैं, लेकिन जब उसके बाद के खर्चे आते हैं उसको कई बार लोग इग्नोर कर जाते हैं। ये इसी तरीके का एक मामला है। चूंकि जो प्रथम दृष्टया जांच हुई है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी बताया कि लंबे समय से जिस घर में कैमरा लगा था वो हिंदू का घर है और लंबे समय से उसका कैमरा खराब है, उसके घर का कैमरा खराब है। ये कोई 10-5 दिन की बात नहीं है और पहले की बात है। लंबे समय, महीने 2 महीने पहले से उसका कैमरा खराब है और जो अगल बगल की मार्केट है वहां कोई सीसीटीवी की कोई ऐसी मार्केट नहीं, ना ही किसी दूसरे घर में, सिर्फ एक घर में कैमरा लगा मिला जहां से इसको जो ये पोस्टर टंगा हुआ है उसको कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर उस घर की बात करें तो उस घर में लंबे समय से ही खराब है। हाँ, इस पूरे मामले में मैं भी कहूंगा कि उन्नाव के जिलाधिकारी जो रविंद्र कुमार जी और पुलिस अधीक्षक जो दिनेश त्रिपाठी जी हैं, इनकी निश्चित रूप से जो सक्रियता है वो इस मामले को लेकर के जो सक्रियता है उस मामले को लेकर के कहा जा सकता है कि जब ये मामला उठ रहा था उसी समय इस पूरे मामले को उन्होंने दबा दिया और जांच के नाम पर या किसी नाम पर नहीं बल्कि लोगों से मिलके, लोगों से बात करके, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच करके, प्रशासन के लोग मोहल्ले पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर कहां से आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई बात जब नहीं निकलती है तो शांति समिति की बैठक बुलाते हैं, उसमें धर्मगुरुओं को बुलाते हैं, हिंदू धर्मगुरुओं को बुलाते हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाते हैं, बात करते हैं। हालांकि जो जांच की बात है वो अलग चीज है, लेकिन जो हमारे प्रयास है, जिलाधिकारी के जो प्रयास है, जो पुलिस अधीक्षक के प्रयास है, निश्चित रूप से वो प्रयास काबिले तारीफ है और इसका ही निष्कर्ष है कि जो पहले ही स्तर पर ये पूरा मामला दब गया और ये कहा जा सकता है कि ये शरारती तत्व का ही काम था जिसका उद्देश्य माहौल खराब करना था। और चूंकि अब उसका इस बात नहीं बन रही है तो निश्चित रूप से आगे क्या स्थिति होती इसको पुलिस अपने नजरिए से देख रही है और लगातार सक्रियता बढ़ा दी है। सुबह अगर बात करें तो शाम से ही फ्लैग मार्च पुलिस का चल रहा है, मोहल्ले मोहल्ले फ्लैग मार्च चल रहा है। बल्कि अगर कहें तो बांगरमऊ में भी फ्लैग मार्च पुलिस ने किया है, अन्य कस्बों में भी फ्लैग मार्च किया है और इससे कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधरेगी निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया अरुण अवस्थी, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः उन्नाव के जिम्मेदार लोगों का बहुत धन्यवाद और वहाँ के प्रशासन का भी बहुत शुक्रिया कि कम से कम ऐसा माहौल वहाँ के लोग बनाए हुए हैं। और के न्यूज़ की भी यही अपील है कि एक अच्छा माहौल बनाए रखिए, क्योंकि ये वक्त आता है बीच बीच में, हम हिंदुस्तानियों के लिए एक कठिन वक्त आता है जब इस तरीके की चीज़ें हमारे जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए लोग करते हैं। और देश के अंदर ही नहीं, विदेशों से इस तरह की साजिश रची जाती है और ये साजिश जरूर बड़ी थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब मंथन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसानों की। यानी सरकार ने किसानों को कैबिनेट की बैठक में आज किसानों को तोहफा दिया और 2-3 फसलों पर एमएसपी को तय करते हुए थोड़ा उनको बढ़ाया गया, एमएसपी को बढ़ाया गया। इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। अब अगर मुख्य रूप से
कहा जाए तो इसमें छोटी बड़ी सब जो अलग तरीके की फसलें हैं उसमें केंद्र सरकार ने 17 फसलों पर MSP को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि हम लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट भी रखा गया है। किन फसलों की जो MSP है, किन किन फसलों को बढ़ाया गया है, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। मूंग की जो फसल है उसकी MSP 480 प्रति कुंटल रखी गई है। उड़द जो है वो 300 करीब 300 रुपये बढ़ा दी गई है। धान में 100 रुपये बढ़ाया गया है। मूंगफली में 300 रुपया बढ़ाया गया है। बाजरा 100 रुपये, अरहर 300 रुपये, ज्वार 232 रुपये बढ़ाई गई है। इनकी MSP अब बढ़ाकर तय की गई। सूरजमुखी, इससे जो सूरजमुखी का तेल होता है वो बहुत दैनिक उपयोग में आता है, वो सूरजमुखी में 385 रुपये बढ़ाया गया और सबसे ज़्यादा MSP ये है। उन्होंने कहा कि जो बढ़ाया गया साल 2018-19 सीजन के बाद इस बार MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। धान, मक्का, सोयाबीन के अलावा मूंगफली, तुअर, मूंग, ज्वार, बाजरा और रागी के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी को मंजूरी मिलेगी। इससे सीजन में कुल 14 फसलों का MSP स्वतः बढ़ जाएगा। जब इस तरह की हाइक होगी, ऐसी भी चर्चा है कि सरकार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दलहन और तिलहन की फसलों में कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को बहुत बधाई कि भाई किसानों के हित में 2 कदम अगर वो चले तो ये बहुत अच्छी बात है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या प्रमुख बातें कही वो सुनिए। बात करूं तो MSP के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की MSP में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये। सोयाबीन पर जो पीला, उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड A पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। आज की मैं बात करूं तो सरकार का किसानों को तोहफा ही कहा जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेके जो खरीदी के रेट बढ़ाए हैं उससे एक MSP अपने आप बढ़ जाएगी। 14 फसलें ऐसी हैं जिनसे किसानों को लाभ मिलेगा और किसानों के आय 2 गुनी करने के प्रधानमंत्री के जो वादा उन्होंने किया था उसकी तरफ धीरे धीरे सरकार के यत्न प्रयत्न हो रहे हैं। हालांकि कई तरीके के दावे भी किए गए कि नहीं, अब तमाम किसानों की जो आमदनी हो 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन मेरा अपना मत है कि ये सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होने वाली है। लगातार निरंतर सरकारी स्तर पर जब किसानों के लिए प्रयास होंगे तो एक दिन वो जरूर आएगा कि भारत का किसान भी दूसरे देशों की तरह संपन्न होगा और उसके मूल्य जो उसकी उपज है उसको वाजिब मूल्य मिलेगा। अब बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण दलों के नेताओं की। एक और जहां एक वक्त अभी जब आजम खां साहब जेल में थे तो लग रहा था कि आजम खां बड़े बेगाने हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे कि अखिलेश यादव पीछा छुड़ाना चाहते हैं आजम खां से। ये भी बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पड़े हैं तो पड़े रहें जेल में। लेकिन अचानक ग्रह नक्षत्र बदले, आजम खां साहब बाहर आए, उसके बाद एक तरीके से वो लगातार जो राजनीतिक फैसले समाजवादी पार्टी में हो रहे हैं वो आजम खां की मर्जी से हो रहे हैं और आजम खां से पूछ कर हो रहे हैं।
ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत सारे फैसलों में आजम खां की छाप दिखती है, वो चाहे एमएलसी के टिकट हो, चाहे रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव का टिकट हो, ये दोनों में दिख रहा है। यही नहीं, आजम खां साहब को जो स्टार प्रचारकों की एक सूची बनाकर भेजी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को, उस 40 लोगों की सूची में आजम खां, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को, मतलब यादव परिवार के बाद स्थान दिया गया है। तो इसका मतलब कि आजम खां उतने ही इम्पोर्टेंट हैं आज समाजवादी पार्टी के लिए जितना पहले थे। तो अब एक तरीके से फिर समाजवादी पार्टी में आजम खां का सितारा बुलंद है, सितारा चमक रहा है। तो दूसरी ओर एक खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी के सितारे स्टार सतीश चंद्र मिश्रा, देश के जाने माने अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा का नाम बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। अब जब शाम को यह खबर आई तो इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। किसी ने कहा कि भाई सतीश मिश्रा और मायावती में बस, बहुत सारे लोगों ने इशारों में ऐसे किया, बस इसका मतलब ठन गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सतीश मिश्रा अब बहुजन समाज पार्टी के लिए उतने रेलेवेंट नहीं रहे। तरह तरह की बातें हुई, लेकिन एक सीक्वेंस तो है कि अभी कुछ दिन पहले ही बहन कुमारी मायावती ने सतीश मिश्रा के सबसे करीबी और उत्तर प्रदेश के और लखनऊ के जाने माने वकील, जो नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया। नकुल दुबे इनका नाम है। नकुल दुबे को पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया और 3 दिन बाद नकुल दुबे दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ नजर आए। प्रियंका गांधी उन्हें साल ओढ़ाकर सम्मानित करती नजर आई और बाद में थोड़ी देर बाद वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले ब्रजेश पाठक, 2016 में ब्रजेश पाठक गए थे और वो भी सतीश मिश्रा के बहुत करीबी थे। आगरा की एक रैली में बहन कुमारी मायावती, सतीश मिश्रा, ब्रजेश पाठक, ये सब एक साथ ऐसे हाथ पकड़कर सबका साथ सबका विकास कर रहे थे। और अगले दिन सुबह ब्रजेश पाठक भाजपा में दिल्ली में शामिल हो गए। तब भी कहा गया था कि सतीश मिश्रा के बेहद करीबी ब्रजेश पाठक चले गए। नकुल दुबे को पार्टी से निकाल दिया गया। अब तरह तरह की खबरें आ रही हैं, पता नहीं ये तो बहन जी जानती हैं या सतीश मिश्रा जानते हैं, लेकिन आगे कुछ दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि सभी सतीश मिश्रा पार्टी के लिए इतने रेलेवेंट हैं कि नहीं हैं। लेकिन हाल में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हुई है, अगर 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का इनाम सतीश मिश्रा को दिया बहन कुमारी मायावती ने और उनके सिर क्रेडिट बंधा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दौड़ा आएगा, तो ब्राह्मण ने जब वहां शंख बजाया और सत्ता बहन कुमारी मायावती ने भोगी 2007 से लेके 2012 तक, तो सतीश मिश्रा उस सत्ता में बराबर के हिस्सेदार थे। एक समय मुझे याद है कि सतीश मिश्रा के परिवार के रिश्तेदार, परिवार सब मिलाकर 32 लोगों के पास लाल बत्ती थी। 32, ये भी इतिहास है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतिहास होगा ये, कि एक ही परिवार और रिश्तेदार 32 लोग शासन सत्ता में कायम थे। मंत्री या मंत्री स्तर के पद उनके पास थे, तमाम आयोगों के अध्यक्ष सब। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश भर के ब्राह्मणों को उन्होंने उनका कल्याण कर दिया हो, ज्यादातर लोग सतीश मिश्रा के परिवार के थे। ये आलम था उस राज में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का पराभव शुरू हुआ तो उसका खामियाजा भी, उसका जो डिस्क्रेडिट है वो भी सतीश मिश्रा के कंधे पर आया। बहुत सारे जो बहुजन चिंतक ये कहते हैं कि पार्टी का जो तेवर और कलेवर बदल गया, पार्टी जो अपना मूल बेस जो है, जो दलित वोट बैंक था, उससे हटके दूसरी तरफ चली गई और एक तरीके से पार्टी ब्राह्मणों के कंधे पर आश्रित हो गई। यही वजह थी कि लगातार चुनावों में बहुजन समाज पार्टी औंधे मुंह गिर रही है। खैर, आने वाला वक्त ये बताएगा कि सतीश मिश्रा
कितने महत्वपूर्ण हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। वक्त अब हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। समस्तीपुर बिहार का ये इलाका है। अपने जवान बेटे की मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम के लिए एक माता पिता भीख मांग रहे हैं, झोली फैलाकर ऐसे भीख मांग रहे हैं। ये दृश्य ट्विटर पर खूब ट्रेंड हो रहा है, ये वीडियो ट्विटर पर खूब ट्रेंड हो रहा है। और वजह जानते हैं क्या है? वहां का जो पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी हैं वो लाश देने के लिए 50,000 रुपये मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 50,000 लाओ और लाश ले जाओ। अरे भाई, जीना तो मुश्किल है, मरना भी मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि न्यूज के इस मंच से कि ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए, इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि वो याद रखें। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि पता करें कि वास्तव में मसला क्या है, कि भाई कोई 50,000 रुपये क्यों मांगेगा पोस्टमार्टम के लिए। ये तस्वीर देखिए, द्रवित करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्य